चलिए चाय पर चर्चा में आज हम सबसे पहले बात करेंगे सर्विकल कैंसर के खिलाफ जंग की। और इस मोर्चे पर आपको बता दें एक गुड न्यूज सामने आई है। सर्विकल कैंसर से मुक्ति के लिए वैक्सीन को मंजूरी तो पहले ही मिल चुकी है, लेकिन अब इसे राष्ट्रीय टीकाकरण में शामिल किए जाने की तैयारी है। जी हाँ, देखिए राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने उन्होंने ये बताया है कि स्वदेशी रूप से विकसित ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन सर्विकल कैंसर पर काफी असरदार साबित होगी। अब मिल जाएगी सर्विकल कैंसर से निजात। राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन में शामिल होगी वैक्सीन। क्लिनिकल ट्रायल में टीका का असर साबित होने के बाद इसे भारत के औषधि नियंत्रक की ओर से अनुमति दी गई थी। सर्विकल कैंसर से बचाव के इस टीके को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने देश में पहली बार लॉन्च किया था, जिसे सर्वेवैक्स का नाम दिया गया है। महिलाओं में होने वाले सर्विकल कैंसर को लेकर वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई और अब इस बड़ी कामयाबी HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन को टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है और उम्मीद है कि अगले साल से महिलाओं और 9 से 14 साल की लड़कियों को ये टीका दिया जाए। 9 साल से 14 साल की लड़कियों को ये वैक्सीन दिया जाएगा। तो उन तक पहुंचने के लिए क्या क्या तरीके हैं, स्कूल के अलावा जो बच्चे स्कूल में नहीं होते, तो वो एक कुछ चुनौतियां हैं जिसके बारे में हमारे यहाँ इस पे डिस्कशन रहेगा। यही नहीं, इस मिशन को पूरा करने के लिए भारत सरकार तैयारी कर रही है और इसमें कोविड टीकाकरण के अनुभव का इस्तेमाल करने की कोशिश भी की जा रही है, ताकि कोई भी महिला या बच्ची छूटे नहीं। जो कोविड के अनुभव रहा, उस अनुभव का भी लाभ उठाया जाएगा, क्योंकि कोविड के दौरान हमने बच्चों को वैक्सीनेशन किया है 12 से 18 के बीच में, तो वो अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। दावा है कि अगले साल के मध्य तक भारत में लड़कियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। देश में बनने वाली इस वैक्सीन की कीमत बाजार में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन की तुलना में काफी कम होगी। मेड इन इंडिया वैक्सीन है, यहीं पे विकसित हुई है और जहां तक मेरे को बताया गया है कि इसकी कॉस्ट जो अवेलेबल मार्केट की वैक्सीन है उससे 1/10वां हिस्सा है रहेगी, जिससे कि हर व्यक्ति को, हर देश के हर कोने में, हर क्षेत्र में, हर महिला को, हमारी बिटिया को और हमारे ग्रैंड डॉटर को ये वैक्सीन मिल सकेगी। भारत में दुनिया की लगभग 16% महिलाएं हैं और सर्विकल कैंसर के 1/4 मामले अकेले भारत में हैं, जबकि दुनिया में सर्विकल कैंसर से होने वाली मौत के 1/3 मामले अकेले भारत में हैं। हाल ही में किए गए अध्ययन के मुताबिक भारत में हर साल 80,000 महिलाओं में सर्विकल कैंसर होता है और लगभग 35,000 की मौत हो जाती है। स्टडी के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि सर्विकल कैंसर के खिलाफ 9 से 14 साल की लड़कियों में एक ही खुराक असरदार है। मौजूदा समय में भारत इस टीके के लिए पूरी तरह से विदेशी कंपनियों पर निर्भर है। 3 विदेशी कंपनियां HPV टीके का निर्माण करती हैं, जिनमें से 2 कंपनियां भारत में अपने टीके बेचती हैं। लेकिन देशी टीके के आने से इस वैक्सीन की उपलब्धता ही आसान नहीं होगी, बल्कि सर्विकल कैंसर को दूर भगाने की सरकार की कोशिशों को भी बल मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एक बड़ी गुड न्यूज है जो आई है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर रमा जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर रमा, हम आपसे जानना चाहेंगे 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए ही ये इफेक्टिव होगी या उसके बाद की बच्चियों के लिए भी ये दवा चल सकती है? HPV जो वैक्सीन है, जिसको कि कैंसर को रोकने के लिए एक तरह से ये वैक्सीन है, और ये जो वैक्सीन है ये एक तरह से प्राइमरी प्रिवेंशन करती है, कैंसर को बनने से रोकती है। 9 से 14 साल की उम्र की जो बच्चियों में इस वैक्सीन को जब देते हैं तो हमें ये वैक्सीन जो है वो पूरी तरह से इफेक्टिव होती है। उसके बाद भी इस वैक्सीन को दिया जा सकता है और पर इसकी जो क्षमता है, जो रोग निरोधक क्षमता जो ये देती है, उसमें कंपैरेटिवली कमी आ जाती है।
पर इस वैक्सीन को हम दे सकते हैं उन सभी महिलाओं में जो कि सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं, और उसके पहले अगर ये वैक्सीन दी जाती है तो इससे हमें कैंसर को रोकने की क्षमता जो है वो काफी अच्छी होती है। डॉक्टर रमा, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे। अब अक्सर होता है कि जब काफी डिलेड हो जाता है ये पूरा मामला, तभी स्थिति जो है वो गंभीर होती है। तो ये बताइए कि कैसे लोग पता करें, कब लोगों को टेस्ट कराने जाना चाहिए, सिम्टम्स क्या हों? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये मैं कहूँगी, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जो है एक ऐसा कैंसर है जिसकी कैंसर बनने की पहले की अवस्था भी होती है, जिसको कहते हैं प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। यानी जब ये कैंसर का रूप लेता है उसके पहले प्री कैंसरस कंडीशन होती है। इस प्री कैंसरस कंडीशन में किसी भी महिला को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, यानी कहीं कोई सिम्टम नहीं होता, तो महिला को लगता है कि वो बिल्कुल स्वस्थ है और उसको किसी तरह भी कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए वो अपना चेकअप नहीं करवाते हैं। इसलिए अगर हम स्क्रीनिंग टेस्ट करें, यानी हर महिला को का स्क्रीनिंग टेस्ट हो, जो कि यूजुअली अराउंड 35 इयर्स ऑनवर्ड्स जो है वो रिकमेंडेड है, वो महिला जो स्वस्थ समझती है जाके अपना चेकअप करवाती है, और उसमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो है पेप टेस्ट या HPV DNA टेस्टिंग। उससे हमें पता चलता है कि कोई प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। अगर प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है पूरी तरह से, और इस कैंसर को होने से बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है। जी डॉक्टर रमा, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो वैक्सीन है जो 9 से 14 साल की बच्चियों को लगेगी, क्या ये 100% क्योर देगी उनको लाइफ लॉन्ग, या फिर इसकी कुछ अवधि होगी? सेकंड, ये कहा जाता है कि सर्विकल कैंसर इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन विमेन आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। सो प्री सिम्टम्स अगर हमें सिग्निफाई करने हैं तो वो कैसे किए जाएंगे? 9 से 14 साल की उम्र की जो बच्चियों को जो वैक्सीन है ये इफेक्टिव होगी, पर जो इफेक्टिवनेस है ऑन द होल HPV वैक्सीन की सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, दैट इज अप टू 80%. It is not 100%, but 80% is, I think, very good percentage to control this disease. और इसको उसके बावजूद भी ये हमें पता होना चाहिए कि अगर हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम को स्ट्रांग बनाते हैं तो हम 100% प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि प्री कैंसरस कंडीशन में डायग्नोज करके अगर ट्रीट करते हैं तो सर्वाइकल कैंसर इज प्रिवेंटेबल। इट इज 100% प्रिवेंटेबल। जी डॉक्टर, वैसे तो इस वैक्सीन की 2 खुराक लेना काफी जरूरी है, लेकिन क्या 9 से 14 साल की जो बच्चियां हैं उनको एक खुराक लेना ही असरदार है? बिल्कुल, उनको एक ही खुराक से ये उतनी ही इफेक्टिव होगी जो अदरवाइज 14 साल की उम्र के बाद में जो 2 खुराक लेने की आवश्यकता होती है, वो 9 से 14 साल की उम्र में अगर हम टारगेट करते हैं तो एक खुराक काफी होती है इस प्रोटेक्शन के लिए। डॉक्टर साहब, इसको क्या प्लानिंग है? ताकि पहली बात तो ये है कि अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं है, और दूसरा ये है कि क्या इसको पूरे वैक्सीनेशन चार्ट में इंक्लूड किया जाएगा या फिर इसको एक स्पेशल प्रोग्राम के तहत चलाया जाना चाहिए? देखिए, इसको अगर हम इसको नेशनल टीकाकरण जो हमारा अब चलता है प्रोग्राम, उसमें अगर सपोज हम इंक्लूड करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। डॉक्टर रमा, मैं जो पूछना चाहती हूँ, एक्चुअली एक केस मैंने देखा था फैमिली हिस्ट्री में, वो ये था कि पोस्ट मेनोपॉज जो विमेन होती है ना, उनमें भी सर्विकल कैंसर देखा जाता है जब आपको ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो वो सिचुएशन के बारे में बताइए, अगर वैसे केसेस आते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? नहीं, वो तो जब कभी भी डिजीज, ये जो डिजीज है वो इसका मैक्सिमम एक्चुअली जो इंसिडेंस है वो 45 ईयर्स से 55 ईयर्स तक की महिलाओं में सबसे ज्यादा होता है हमारे देश में। और वो महिला जिसको कि मेनोपॉज हो गया और उसके बाद में भी अगर सपोज ब्लीडिंग होती है तो उसका एक कारण हो सकता है कि सर्वाइकल कैंसर हो, दूसरा कारण हो सकता है यूट्राइन कैंसर हो। पर ये जो सर्वाइकल कैंसर है, इसका अगर अर्ली डायग्नोसिस हम कर सकते हैं तो डेफिनेटली इसको हम पूरी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। और उसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है कि देयर कैन बी पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में स्पॉटिंग हो सकती है, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो सकता है,
और कई बार अगर डिजीज जो है वो एडवांस्ड होती है तो पेन भी हो सकता है लोअर एब्डोमेन में और बैक एक भी हो सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, पेशेंट में टेंशन की बात नहीं आती, बल्कि ये आता है कि अगर हम जल्दी इस रोग को पकड़ लें तो पूरी तरह से सही इलाज से इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। यानी कि डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि अगर हम सही समय पे स्क्रीनिंग करा लें, अगर थोड़ा बहुत भी संदेह हो और हम समय पे स्क्रीनिंग करा लें तो हम इससे बच सकते हैं। एक आखिरी सवाल रह गया था डॉक्टर साहब, आप अपनी राय भी इस पर रख दीजिए, क्योंकि वो सवाल जो मैंने किया था वो अधूरा रह गया था कि इसको किस तरीके से, इसको कैंपेन की तरह चलाना चाहिए, और आप उसी पर अपनी बात रख रही थी। डॉक्टर साहब, अपनी बात पूरी कर दीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें इसको कैंपेन की तरह से अगर हम सब ले सकते हैं तो ये डेफिनेटली अवेयरनेस में काफ़ी हेल्प करेगा, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादातर महिलाओं को इसका पता ही नहीं है और महिलाएं अवेयर नहीं हैं कि इस कैंसर को हम रोक सकते हैं। वैक्सीनेशन के ज़रिए हम इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो एक अवेयरनेस कैंपेन की तरफ से डेफिनेटली चलाना चाहिए। उसके साथ साथ इसका जो वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नेशन वाइड इंक्लूड होना चाहिए, ताकि हमारी जो यंग गर्ल्स हैं, जो 9 से 14 साल की उम्र की लड़कियां हैं, जहां पे किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, वहां पे एटलीस्ट ये जो प्रोटेक्शन का काम करेगा ये वैक्सीन, उससे इन यंग गर्ल्स को आगे इस कैंसर से बचने में काफी मदद मिलेगी और कैंसर डेथ्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं सिग्निफिकेंटली। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमा हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात अरुणाचल प्रदेश के तवांग की करते हैं, जहां पर लोग भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का गुणगान कर रहे हैं। पिछले दिनों चीन ने LAC पर हिमाकत की थी, लेकिन देश के जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया। इस तनाव का असर तवांग के सीमाई इलाकों में बिल्कुल नहीं है। जी हां, तवांग के लोग बेखौफ हैं। उन्हें भरोसा है कि सीमा पर मौजूद देश के जवान चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मजबूती से खड़े हैं। तवांग में जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है और इसके लिए स्थानीय भारतीय सेना को सलाम कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, हर तरफ सुकून है। यहां के निवासी अपने काम में मशगूल हैं। उन्हें किसी बात का डर नहीं है। पहले ही जैसा सब कुछ है, ना कुछ बदला है, ना ही तनाव का असर दिखता है। ये तवांग है, वही तवांग जहां 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने घुसने की कोशिश की थी और भारतीय सैनिकों ने उनको मुंहतोड़ जवाब देकर खदेड़ दिया था। ये वही इंडियन आर्मी है जिसके जवान दुश्मन को सबक सिखाना जानते हैं और इन्हीं की बदौलत अरुणाचल प्रदेश के तवांग के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आराम से बैठा है, यहाँ का आदमी इतना और नहीं है, डर से ऐसे बाइक से नहीं बैठा, आराम से बैठा है। जैसे पहले काम करता है वैसे काम करके बैठा रहा है। सेना के जाबाजों ने तवांग में चीनी सैनिकों की हेकड़ी निकालने में देर नहीं लगाई। उन्होंने मौके पर ही ड्रैगन की आग ठंडी कर दी। अपने जवानों के इन्हीं रणकौशल पर देश ही नहीं तवांग के लोग भी कायल हैं। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश तवांग में। तो हम लोग कितना बहुत प्राउड फील होते हैं। इंडिया लोग इंडियन आर्मी हम लोग के लिए उधर में बॉर्डर्स में खड़ा हुआ है ना, हम लोग का सेवा करने के लिए। हम लोग बहुत सेफ महसूस करते हैं यहाँ में तवांग में बैठ के, और हमारा ये क्या इंडियन आर्मी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है यहाँ में। और यहाँ में कुछ मतलब टेंशन नहीं है, हम लोग सेफली कहीं भी जा सकते, स्कूल और कुछ ऐसे मतलब कुछ अभी तक नहीं हुआ है। हिंद की फौज अपने वतन की रक्षा करना जानती है, तभी तो तवांग के लोगों को पूरा विश्वास है कि भारतीय फौज की बदौलत तवांग की खूबसूरती हरदम बरकरार रहेगी और दुश्मन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए अब बात करते हैं आसमान में भारतीय वायुवीरों के शौर्य की। दरअसल भारतीय वायुसेना भारत चीन बॉर्डर पर युद्धाभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास में चीन सीमा से लगे कई एयरबेस भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इस एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना के बेड़े के तमाम हाईटेक और खतरनाक लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय वायुसेना का ये शक्ति प्रदर्शन 48 घंटे तक चलेगा। हालांकि तवांग झड़प से इस अभ्यास का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात में इस कवायद का विशेष महत्व है। आसमान की अनंत ऊंचाई में वायुवीरों का पराक्रम। अनंत आकाश में गरजते लड़ाकू विमान। शौर्य और पराक्रम के निशान। युद्धाभ्यास में भारत के वायुवीरों की ताकत का प्रमाण। राफेल फाइटर जेट के इंजन की गर्जना से दुश्मन के हौसले पस्त हो जाएंगे। सुखोई की दहाड़ से हिंदुस्तान की सरहदों पर नजर डालने वाले दुश्मनों की सांसें अटक जाएंगी। 2 दिनों तक पूर्वोत्तर के आकाश में वायुसेना के विमान अपने पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे। ये केवल इत्तेफाक है कि युद्धाभ्यास ऐसे वक्त हो रहा है जब सीमा पर चीन से सनातनी बढ़ी हुई है। चाइना को बड़ा कड़ा मैसेज भेजने के लिए कि हिंदुस्तान की वायुसेना, हिंदुस्तान की आर्मी और नेवी हर प्रकार से तैयार है चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। इस एक्सरसाइज में हिंदुस्तान अपने फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट राफेल, SU-30, मिराज 2000 और हरकुलिस को इस्तेमाल करेगा। और 9 तारीख के बाद में ये बड़ा स्ट्रांग मैसेज है चाइना को कि हिंदुस्तान हर प्रकार से तैयार है, बिल्कुल उसी माफी की लेसन सिखाएगा जैसे उसको तवांग में सिखाया गया। एयरफोर्स के युद्धाभ्यास में जहां एक तरफ सुखोई 30 MKI राफेल जैसे विमान शामिल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अटैकर अपाचे हेलीकॉप्टर भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा हैं। क्योंकि ये अभ्यास इस समय आ रहा है जब चीन ने अपनी प्रतिक्रियाएं जारी रखी हैं और भारत के सीमाओं को उल्लंघन कर रहा है। गलवान का आपको उदाहरण पता है, उससे पहले डोकलम खैर भारत में नहीं है, वो वहां पे उसने ट्राई किया, उससे पहले कई जगह पे उसने ट्राई किया। 67 में ट्राई किया था, नाथुला में समुद्रंग चौंग ट्राई किया था, उसको मुंह की खानी पड़ी थी। 62 ऑपरेशन हमारी हार इसलिए हुई थी कि हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। ये एक तो लिखा हुआ है पहाड़ों के ऊपर, उसको वो अब वो भारत की वो समझ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अहम बात यह है कि तेजपुर एयरबेस पर वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट की तैनाती है, जबकि हाशीमारा पर राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया है। वहीं जोरहाट में अपाचे हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चाय पर चर्चा आप देख रहे हैं और खबरों की इस रेलगाड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। आपको लिए चलते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी। बाबा की काशी का कायाकल्प लगातार जारी है। विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद तो बाबा के इस धाम में भक्तों की तादाद कई गुना बढ़ गई है। आने वाले सालों में ये संख्या और बढ़ेगी। आपको बता दें कि वाराणसी में न सिर्फ देश भर से बल्कि दुनिया भर से भक्त यहां पर आते हैं। ऐसे में सुविधाएं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए अब काशी कैंट रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की तैयारी की जा रही है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। इसके मॉडल और डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
जैसे ही डिजाइन को हरी झंडी मिलेगी, उसे धरातल पर उतारने का काम शुरू हो जाएगा। वाराणसी कैंट स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की कैटेगरी में सेलेक्ट किया हुआ है। इसका डिज़ाइन बन रहा है, तो इस डिज़ाइन में किस तरह से भविष्य में काशी में बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आने लगे, ऑलरेडी 6-7 गुना बढ़ चुका है और भी कई गुने बढ़ने वाला है। उन सब को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 50 साल आगे की सोच के प्लानिंग करो। कैंट रेलवे स्टेशन को संवारने पर 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस भारी भरकम खर्च के बाद ये स्टेशन हवाई अड्डे के टर्मिनल की तरह दिखेगा, जहां यात्रियों को सुविधा भी एयरपोर्ट जैसी ही मिलेगी। जिसमें शॉपिंग मॉल, होटल, मल्टी लेवल पार्किंग, मेडिकल स्टोर्स और विश्राम गृह की सुविधा भी मौजूद होगी। इसके अलावा रेलवे स्टेशन को रोडवेज बस अड्डे से भी जोड़ा जाएगा, यानी रेलवे स्टेशन परिसर के हर हिस्से को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। वाराणसी शहर के स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ को कम करने के लिए यहां के सभी रेलवे स्टेशनों को आपस में जोड़ने की भी योजना है। इसके अलावा सफर को आरामदायक बनाने के लिए जल्द ही स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी चलाई जाएगी। साथ ही काशी और तमिलनाडु के बीच नई ट्रेन सेवा की शुरुआत होगी, जिसे काशी तमिल संगम एक्सप्रेस नाम से जाना जाएगा। वाराणसी के अलावा दूसरे राज्यों में भी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की योजना पर काम जारी है। पिछले साल ही प्रधानमंत्री ने गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। बेंगलुरु में एयरपोर्ट जैसे सुविधाओं वाला इस विश्वस्तरीय टर्मिनल लोगों के लिए खोला गया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी मध्य प्रदेश के पहले विश्व स्तरीय रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर चुके हैं। आने वाले दिनों में कुछ और रेलवे स्टेशनों के नाम इस सूची में शामिल हो जाएंगे और रेलवे मुसाफिरों को मिलती रहेगी सहूलियत भरी सौगात की गुड न्यूज। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए रुक करते हैं गोरखपुर का, जहां पर सरकारी अस्पतालों में एक अच्छी पहल की शुरुआत हो गई है। सरकारी अस्पतालों में लाइन के झंझट को खत्म करने के लिए तकनीक का सहारा लिया गया है, जिससे लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। समय की बचत तो होगी ही, परेशानी भी लोगों की काफी हद तक दूर हो जाएगी। बिल्कुल। अब ये भी समझ लीजिए कि लाइन का झंझट खत्म कैसे होगा। ये खत्म होगा एक ऐप के जरिए। इस ऐप से लोग घर बैठे ही डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। मतलब दिन और टाइम मरीज को पहले से पता होगा और वो तय दिन और समय पर जाकर डॉक्टर से मिल सकेंगे। अस्पतालों की ये भीड़ आपको भी परेशान करती होगी। आपको भी चेकअप के लिए कतार में खड़े होना अखरता होगा। लेकिन अगर आपको इससे मुक्ति का उपाय मिल जाए तो गोरखपुर के अस्पतालों में अब आपको चेकअप के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस आपको एक ऐप डाउनलोड करना है और फिर आप घर बैठे ही अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। आप अपने प्ले स्टोर पे जाके आभा ऐप को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड होने के बाद आपका जो आधार कार्ड नंबर है, अगर उससे लिंक हो जाता है तो आप आपस में देखेंगे, जब लिंक कर देंगे तो आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। आपको पर्चे में जाके लाइन लगाने की कहीं जरूरत नहीं है। लाइन पे जैसे आप जा रहे हैं, पर्चे के लिए लाइन लगा रहे हैं। अभी हम प्रथम स्टेज में चल रहे हैं। इसका फायदा ये होगा कि आपको अस्पतालों में आकर वक्त बर्बाद नहीं करना होगा। आप अपने मोबाइल पर ही टाइमिंग और शेड्यूल देखकर घर से चेकअप के लिए निकलेंगे। इसका ये फायदा है कि हमको लाइन में खड़े होकर नंबर नहीं लगाना है। ये एप्स डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल से, घर बैठे ही जो है एप्स के माध्यम से हम इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद जो है नंबर ऑनलाइन लग जाएगा, तो यहाँ पे हमको डॉक्टर को दिखाने के लिए जो है नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन ही डिजिटल ही जो है नंबर मेरा लग जाएगा। समय की बचत, हाँ, समय का बचत होगा। प्रधानमंत्री के डिजिटल भारत मिशन को रफ्तार देने के लिए यूपी के अस्पतालों में योगी सरकार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ये नई व्यवस्था कर रही है, जिसमें लोगों के समय और श्रम दोनों की बचत हो सके और अस्पतालों में भीड़ पर भी लगाम लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दूल्हा दुल्हन से मिलवाते हैं। शादियां तो सभी की होती, लव मैरिज भी सभी करते हैं। विदेशी दूल्हा, देसी दुल्हन, ये भी कहानी पुरानी है, लेकिन असल मायने में जो है वो है इनका किस्सा। देखिए, कहते हैं कि प्यार में दूरियां मायने नहीं रखती। फासला कितना भी बड़ा हो, हालात कितने भी खिलाफ हो, लेकिन प्यार अपना रास्ता तलाश ही लेता है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में भी ऐसा ही हुआ है। शगुफ्ता ये प्रेम कहानी सुनाएंगी।
ऐसे सब मायने रखता है, मैं बता दूं आपको। इस शख्स को देखिए, एक अमेरिकी लड़की से प्यार हो गया और चंद महीने का ये 7 समंदर पार वाला जो प्यार था वो शादी के बंधन में तब्दील हो गया। शादी के लिए लड़की अमेरिका से करनूल आ गई और भारतीय रीति रिवाज के साथ ये शादी संपन्न की गई है। जब 2 दिल मिले तो दूरियों के मायने खत्म हो गए। प्यार परवान चढ़ा तो 7 समंदर पार अमेरिका से ये लड़की आंध्र प्रदेश के कुरनूल अपने प्यार को परवान चढ़ाने के लिए आ गई। कुरनूल के रहने वाले लड़के की दोस्ती अमेरिका की रहने वाली इस लड़की से हो गई। दिन गुजरे और दोस्ती प्यार में बदल गई। चंद महीने बाद दोनों ने शादी का फैसला लिया और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब घर वालों की रजामंदी से दोनों ने 7 फेरे लिए। दोनों की शादी सनातन रीति रिवाजों के मुताबिक हुई। अमेरिकी दुल्हन ने भी पूरे आदर और सत्कार से हर रस्म में हिस्सा लिया। दोनों की शादी पूरी शानो शौकत से की गई। पंडाल सजा, आशीर्वाद देने के लिए बाराती भी पहुंचे और सबकी मौजूदगी में दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने की कसम खाई। जो प्यार दोस्ती से परवान चढ़ा था वो अपने असल मुकाम तक पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुख करते हैं इंदौर का। साफ सफाई के साथ साथ इंदौर अपने जायके के लिए भी मशहूर है। इंदौरी नमकीन और चाट के मुरीद आपको पूरे देश में मिल जाएंगे, लेकिन आज हम आपको इंदौर के एक और जायके के बारे में बताने जा रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि इंदौर के मेन्यू में ये जायका है हाल फिलहाल में जुड़ा हुआ। इस चीज की हम बात जो कर रहे हैं वो दरअसल गोल्डन कुल्फी है। ये रॉयल कुल्फी 24 कैरेट गोल्ड वर्क से तैयार होता है। जैसा फ्लेवर आप चाहेंगे उसी फ्लेवर में ये गोल्डन कुल्फी आपको मिल जाएगी। ये है इंदौर का सराफा बाजार, जहां बिकने वाली ना तो ये कुल्फी आम है और ना ही इसे बेचने वाले ये कुल्फी वाले भैया आम हैं। सराफा बाजार में दिन भर सोने चांदी का सामान बिकता है तो रात में चाट चौपाटी पर ये गोल्ड वर्क वाली कुल्फी बिकती है, जो 24 कैरेट गोल्ड की कुल्फी के नाम से मशहूर है। इस गोल्डन कुल्फी को बनाने का काम किया है कुल्फी वाले बंटी यादव ने, जो करीब 2 किलो सोना पहनकर इस गोल्डन कुल्फी को बेचते हैं और खुद यहाँ गोल्डमैन के नाम से पहचाने जाने लगे हैं। 24 कैरेट गोल्डन कुल्फी के रचयिता ये गोल्डमैन बंटी कहते हैं कि ये पुरानी परंपरा है। लोग पहले से सोने चांदी के बर्तन में मिठाई खाते आ रहे हैं, इसलिए हम सोना पहनकर लोगों को सोना खिला भी रहे हैं। बंटी के पिता कुल्फी का परंपरागत ठेला लगाते थे, मगर बंटी व्यापार में कुछ नया करना चाहते थे। सोना पहनने का शौक तो था ही, तो अपनी ग्राहकी बढ़ाने के लिए वो रोज सोने के जेवरों से सजकर आने लगे। गले में 3-4 मोटी सोने की चेन, हाथ में ब्रेसलेट, उंगलियों में अंगूठियां पहनकर कुल्फी सर्व करने लगे। तब उनको किसी ग्राहक से ही मिला गोल्डन कुल्फी बेचने का आइडिया। कस्टमरों ने बोले भैया इतना गोल्ड पहनते हैं आप, तो गोल्ड पहनने के साथ साथ आप कस्टमर को खिलाते क्यों नहीं है? तो खिलाते क्यों नहीं है, तो फिर अपना भी दिमाग चला और कुछ प्रभु महाकाल राजा ने ऐसी सुनी और दिमाग में आया कि नहीं यार गोल्ड कुल्फी खिला सकते हैं अपन कस्टमर को। और मैंने डॉक्टरों से सलाह भी ली कि भैया गोल्ड कुल्फी खिला सकते हैं। बोले हाँ भैया, गोल्ड इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है अपना। कुल मिलाकर गोल्डमैन बंटी की इस गोल्डन कुल्फी की इस दुकान में सब कुछ रॉयल है। बेचने वाला रॉयल, कुल्फी रॉयल और खरीदने वालों को मिलता है खाने का एहसास रॉयल। भैया का नाम सुन के सिर्फ कुल्फी खाने के लिए आज हम रुके हैं यहाँ पे। मेरे पास इसका वीडियो आया था तो मैं स्पेशल ये कुल्फी खाने आई हूँ। ग्राहक जिस फ्लेवर में गोल्डन कुल्फी मांगते हैं बंटी उसे तैयार कर देते हैं। इस कुल्फी की कीमत 351 रुपए है। हालांकि महंगी होने के चलते इनकी गोल्डन कुल्फी की सेल ज्यादा तो नहीं होती, लेकिन स्वाद के शौकीन लोग रॉयल जायका लेने के लिए गोल्डन कुल्फी का स्वाद लेने सराफा बाजार की इस दुकान पर जरूर आते हैं। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर, गुड न्यूज टुडे। साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर, और दिसंबर मतलब क्रिसमस, और क्रिसमस मतलब सेलिब्रेशंस, जिसकी तैयारियां बहुत दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। विदेशों में ही नहीं बल्कि भारत में भी लोग जश्न की तैयारियों में जुट गए हैं। क्रिसमस गिफ्ट्स बाजार में सज चुके हैं। शगुफ्ता की तैयारी आज स्टार्स लेकर आने। अच्छा, आप लोग मेरे लिए क्या लेके आएंगे पहले ये बताओ। सीक्रेट देखिए, चलिए यहाँ तो सेलिब्रेशन होगा, कहीं लोग क्रिसमस ट्री सजा रहे हैं, वहीं बच्चे जो हैं कैरल सिंगिंग में जुटे हैं। कलाकारों के चेहरे पर उत्सव की मुस्कान आ गई है, तो वहीं क्रिसमस के मौके पर मिट्टी की मूर्तियां, खिलौने बनाने में उत्साह बहुत ज्यादा है। क्रिसमस के रंग में रंगने लगा है देश।
कहीं खरीदारी, कहीं क्रिसमस ट्री की सजावट, तो कहीं झूमते खिलखिलाते मौज मनाते बच्चे। दक्षिण में तमिलनाडु से भी ऐसी ही तैयारियों की तस्वीरें सामने आई हैं। राजधानी चेन्नई में क्रिसमस की रौनक दिखने लगी है। सजे धजे क्रिसमस ट्री यहां दिखाई देने लगे हैं। लोग प्रेम और उल्लास से क्रिसमस ट्री सजाने में जुटे हैं। बच्चे मिलजुल कर कैरल सिंगिंग में जुटे हैं। जश्न के दौर की शुरुआत हो चुकी है। वहीं तमिलनाडु के ही मदुरई में भी क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ के विलाचेरी गांव में कलाकार मिट्टी की मूर्तियां, मदर मैरी की मूर्तियां, गुड़िया और खिलौने बनाने में जुटे हैं। लोगों को मिट्टी के बने ये सामान खूब पसंद आ रहे हैं। क्रिसमस के चलते गांव के इन कलाकारों के चेहरे खिले हैं, क्योंकि काम मिलने से इनकी अच्छी कमाई हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि हर रोज की तरह आज का शो भी आपको हमारा बेहद पसंद आया होगा। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी, वादा करते हैं हम। तो कल का काउंटडाउन शुरू होता है ठीक अब से। वो घड़ी की सुइयों पर देखिए, नजर बनाइए, रखिए ना, जो दीवार पर लटकी है। इंतजार करना। और खबरों के समंदर से कल फिर अच्छी अच्छी खबरों के मोती हम आपके लिए छाट कर लाएंगे। क्या बात है भाई, लिखने वाले ने क्या कमाल लिखा है। मोती, हमारी खबरें वैसे मोती जैसी होती हैं और हम तो भी मोती हैं। कल मिलेंगे चाय पर चर्चा में ठीक 4 बजे।